घंटे की जबरदस्त पूछताछ व डांट डपट के साथ जब उसे हर तरह से आश्वस्त किया गया तो उसने बताया कि पटेल ने टैक्सी ड्राइवर को इशारा कर दिया था। बंबई के टैक्सी ड्राइवर वैसे भी होशियार होते हैं। टैक्सी के पीछे पीछे पटेल के आदमी लग गए और भीड़ भाड़ वाले इलाके में धीरे से खुली डिक्की को खोलकर माल निकालना मुश्किल नहीं था। माल अब कहाँ है? पूछने पर उसने बताया कि उसका एक दूर का भाई वहीं कालबा देवी में ढाबा चलाता है। माल वहीं रखा गया है। किसी और जगह रखना रिस्की था। इन्होंने भगवान का लाख लाख धन्यवाद किया और बुढ़े को साथ लेकर सब लोग ढाबे पर गए। वहां से दोबारा सब बंडल उठाकर अपनी गाड़ी में रखवाए। इस बार टैक्सी नहीं ली गई। आयकर भवन में सभी कागज रखवाने के बाद जान में जान आई। इस प्रकार हमारा बंबई का प्रारंभिक जीवन रहस्य, रोमांच और रोमांचक घटनाओं से भरा चल रहा था। ठाकुर बहुत ही व्यस्त रहते थे। मेरी दिन प्रतिदिन की व्यस्तता में इस प्रकार की घटनाएं जीवन को रसहीन होने से बचा लेती थी। जिस उत्साह और लगन से ये सब कामों को अंजाम देते थे, वह उत्साह कहीं न कहीं हमारे पूरे परिवार को छू जाता था। कहीं न कहीं से हमें रोचक और सनसनीखेज बातें पता चल जाती थीं। इन बातों को जानने के लिए अवांछनीय उत्सुकता मैंने कभी नहीं दिखाई, क्योंकि वह सरकारी स्तर की बातें थीं। उनकी गोपनीयता का इन्होंने और मैंने सदैव ख्याल रखा। दूसरी ओर कभी इन्हें खतरा उठाने से भी नहीं रोका। अपने मन की चिंता को मन में ही दबा लिया। अपने आचरण और व्यवहार में कभी उसे सामने नहीं आने दिया। मैं जानती थी कि चुनौतियों का सामना करके ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, अन्यथा जीवन निष्क्रिय बेकार हो जाता है। इसलिए व्यस्त रहना भी एक वरदान है जिसके तहत कभी ऊब नहीं होती। किंतु यह व्यस्तता सदैव नहीं रहती थी। कॉलोनी में हमारे कुछ अच्छे मित्र बन गए थे। उनमें से एक थे कृष्ण कुमार विद्यार्थी और उनकी पत्नी शिप्रा। बिहार के रहने वाले, साहित्यिक प्रवृत्ति के, दरमियाना कद, सांवला रंग, चश्मा लगाए, देखकर कोई भी उन्हें अधिकारी तो मान सकता था, पर कवि वह किसी तरह नहीं लगते थे। यह अलग बात है कि जैसे जैसे परिचय बढ़ता गया और परिचय मित्रता में बदलता गया, वैसे वैसे उनके संवेदनशील हृदय और भुलक्कड़ स्वभाव की परतें खुलती गईं। कविता सुनने के वे शौकीन थे और खुद भी कविता लिखते थे। बड़े भुलक्कड़ किस्म के आदमी थे। एक बार किसी होटल में खाना खाने गए तो नैपकिन कमर में खोसे खोसे बाहर निकलने लगे। बड़े संकोच से बेरा ने पूछा, साहब, और साहब कहने के साथ ही उसकी नजरें जो नैपकिन पर टंगी थी, तो जब तक विद्यार्थी जी ने नैपकिन निकाल कर नहीं दिया, टंगी ही रह गई। ऐसी गलतियां उनसे अक्सर हो जाती थीं। हम लोगों ने नियम बना लिया था कि हर ऐसी जगह पर उनसे पूछ लेते थे, यार कोई सुनहरी भूल तो नहीं हो गई है? विद्यार्थी जी झेप कर सिर हिला देते। हाँ, हमारी बात का कभी बुरा नहीं मानते थे। उनके भुलक्कड़ पने का एक और किस्सा। एक बार आयकर भवन पहुंचे। 5वें माले पर अपने कमरे में जाने के बजाय 4थे माले पर ही उतर गए लिफ्ट से। सामने जो कमरा मिला उसमें घुस गए। चपरासी ने सलाम किया। ऑफिसर जो थे जाकर ऑफिसर की कुर्सी पर बैठ गए, ये सोचकर कि उनका ही कमरा है। इतने में जिनका कमरा था वह अधिकारी भी आ गए, सामने बैठ गए। उन्होंने सोचा कि विद्यार्थी जी ऐसे ही मिलने आ गए होंगे, पर थोड़ी देर बाद जब विद्यार्थी जी ने पूछा, हाँ भाई, और बताओ कैसे आए, कुछ काम है क्या? तब उन्हें पता लगा कि विद्यार्थी जी अपना कमरा और अपनी कुर्सी समझकर वहां विराजमान हैं।
विद्यार्थी जी की पत्नी शिप्रा बहुत ही सुंदर थी। पतली दुबली छड़ी सी काया, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें। एक बार 1 महीने के लिए अपने पीहर गई। विद्यार्थी जी अक्सर हमारे यहाँ आ जाते। गपशप होती, चाय कॉफी के दौर चलते और कविता पारायण होता रहता। कुछ दिन बाद उनकी पत्नी आ गई तो हमने सोचा अब विद्यार्थी जी दिखाई नहीं पड़ेंगे, पत्नी जो आ गई हैं। पर दूसरे दिन ऑफिस से लौटते ही विद्यार्थी जी भी आ पहुंचे। हमने पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? कहने लगे, बड़ा बुरा हुआ। तुम्हारी भाभी को इस बीच कई चिट्ठियां लिखी और हर चिट्ठी में यही लिखा कि तुम्हारी याद में रात रात भर जागता हूँ, नींद नहीं आती, बस पुस्तकों का ही सहारा है। इसमें तो आपने ऐसी कोई गलत बात नहीं लिखी। हमने कहा, गलत नहीं क्या खाक, आज बिजली का बिल आ गया है, कमबख्त कुल 2 रुपए 50 पैसे का है। अब वह पूछ रही है, जनाब कहाँ रहते थे रात भर और जग जग कर क्या करते रहते थे? हम खूब हंसे। कवि की चतुराई पकड़ी गई। मैं पान नहीं खाती हूँ, मेरे पति भी ये बात जानते हैं। फिर भी कई बार शाम को या रात को खाने के बाद मुझसे कहते, चलो एक चक्कर गाड़ी में लगाकर आते हैं, पान खाकर लौटेंगे। मैं सोचती शायद घर में शाम को बैठे बैठे जी उब जाता है, इसलिए बाहर का चक्कर लगाने के लिए कह रहे हैं। पान की कोई एक जगह भी नहीं होती थी। 1 महीना एक जगह तो दूसरे महीने दूसरी जगह। साथ में होते या तो विद्यार्थी जी और शिप्रा या जयप्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी, जो वहीं कॉलोनी में रहते थे और आयकर अधिकारी थे। ये तो मुझे बाद में मालूम हुआ कि तलाशी या छापा डालने से पहले अधिकारी उन सभी जगहों का छिपे रूप से निरीक्षण करते हैं जो किसी न किसी रूप में मामले से संबंधित होती है। निरीक्षण हमेशा गुप्त रूप से, कभी कभी रात के अंधेरे में जान की जोखिम उठाकर भी किया जाता है। इस कार्य को टोह लेना या रेकी कहते हैं। इसमें अनेक बार बाधाएं भी आती हैं। पहली बाधा है दरबान। बिल्डिंग में पूछताछ करते देखकर वह शंकित हो उठता है, किंतु उसकी नजरों में धूल झोंकना कोई मुश्किल काम नहीं है। दूसरी बाधा है मोहल्ले के आवारा लड़के। वे अपने मोहल्ले के दादा होते हैं और हर छोटे बड़े से परिचित होते हैं। इनसे निपटने के लिए विशेष अभिनय की जरूरत पड़ती है और इसी के लिए हमारी जरूरत होती थी। पान की दुकान मोहल्ले का ऐसा केंद्र बिंदु होता है जहां मोहल्ले के सभी लोग आते हैं। पनवाड़ी सबकी जानकारी रखता है। गाड़ी में महिलाएं बैठी हों तो किसी को शक नहीं होता। लोग सोचते हैं कि कुटुंब परिवार के लोग हैं और काम भी बन जाता है। बात बात में इधर उधर घूमकर, नजरें दौड़ाकर सारी तहकीकात हो जाती है। ये बात जान लेने के बाद मैंने इनसे मजाक किया, अच्छा आजकल मुझसे भी छिपाव होने लगा। किंतु जनाब पढ़ाई के समय भी मेरे साथ की जरूरत पड़ती थी नोट्स वगैरह बनाने के लिए, और अब सरकारी काम में भी मेरी मदद तुम्हें लेनी ही पड़ी। ये हंसकर बात टाल देते, किंतु इन्हें आश्चर्य अवश्य होता कि मुझे इस भेद का पता चला कैसे। कुछ कहते तो मैं जवाब देती, क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी बीवी बेवकूफ है? कई बार शाम को जब 4 दोस्त मिलकर बैठते थे तब अपने अपने अनुभव सुनाते। इन अनुभवों को सुनने में हम सबकी दिलचस्पी रहती थी, क्योंकि वे होते भी बड़े रोचक थे। अपने अनुभव सुनाते समय ये अधिकारी इतने सतर्क रहते थे कि पार्टी का नाम और पता गोपनीय रखते थे। इसलिए ये तो पता नहीं चलता था कि कहाँ गए थे और किसके यहाँ गए थे। बाकी सब दास्तान पता चल जाती, जिसे मैं कहानी किस्से की तरह अपने दिमाग के गलियारों में बंद कर लेती। एक दिन शर्मा जी शाम को घर आए तो बहुत घबराए हुए थे।
ठाकुर से कहने लगे, यार आज तो बड़ी मुश्किल में फंस गए। खबर देने वालों ने सूचना दी थी कि अघोषित संपत्ति एसएससी के पारिवारिक वैद्य के यहाँ छिपाकर रखी गई है। उन वैद्य जी का पूरा पता मालूम नहीं था, केवल इतना मालूम था कि वे माटुंगा में कहीं रहते हैं। उनके मकान का नंबर भी नहीं मालूम था। धीमी धीमी फुहारें पड़ रही थीं। छुटपुटा होते ही कंधे पर झूला लटकाए मैं पहुंच गया। खादी का लंबा कुर्ता और पजामा पहने था, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। कोई देखता तो यही सोचता कि सचमुच में मैं कोई बीमार हूँ जो वैद्य जी को ढूंढ रहा हूँ। 3-4 घंटे की भागदौड़ के बाद ये तो पता चल गया कि ये माटुंगा के किस हिस्से में रहते हैं, पर उनका मकान विशेष रूप से कौन सा है ये नहीं पता चला। खैर, भीगते भीगते 2-4 मकानों का दरवाजा खटखटाने के बाद एक मकान का दरवाजा खुला तो सामने धोती कुर्ता पहने एक सौम्य आकृति दिखाई पड़ी। उसने पूछा, कहिए क्या काम है? मैंने कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ। यहाँ वैद्य जी कहाँ रहते हैं, आप बता सकते हैं? मैं ही वैद्य हूँ, कहिए क्या काम है? फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। फिर मुझे काटो तो खून नहीं। शर्मा जी बोले, मैंने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि साक्षात वैद्य जी से टकराव हो जाएगा। अब क्या बताऊं, क्या कहूं, पर तत्काल ही मैंने स्थिति संभाल ली। कैसे? एक साथ कई स्वरों ने पूछा। शर्मा जी बोले, मैंने कहा, मुझे बुखार है वैद्य जी, किसी परिचित से आपका नाम सुनकर आया हूं। आइए आइए, कहते हुए वैद्य जी मुझे सामने कमरे में बिछे गद्दे पर बिठाकर बोले, देखूं नब्ज? अरे तब तो बड़ी मुश्किल हो गई होगी, तुम्हें तो बुखार था नहीं। मिसेस शर्मा बोली। नहीं साहब, शर्मा जी बोले। मैंने डरते डरते हाथ बढ़ाया कि शायद अब पोल खुल जाएगी, पर वैद्य जी के शब्दों ने मेरी सारी उलझन समाप्त कर दी। मुझे सही में बुखार हो गया था, पानी में भीगने से। उस दिन उस बुखार ने मेरी जान बचा दी। वैद्य जी की दी हुई दवा, जिसमें से एक पुड़िया वहीं उनके सामने खानी पड़ी। खाकर मैं जो उतर कर नीचे आया तो फिर मुड़कर नहीं देखा। अरे यह तो कुछ नहीं हुआ। वाचीनाथ जी जो शर्मा जी के साथ ही आए थे और चाय पीने के लिए रुक गए थे, बोले, एक बार मुझे परेल की एक चौल में किसी का घर खोजना था। मैं अपनी विशिष्ट दक्षिण भारतीय वेशभूषा में चौल में पहुंचा और एक व्यक्ति से पूछा, कोई वरदा राजन यहाँ रहते हैं? उनका कमरा कौन सा है? वह सज्जन बड़ा गमगीन चेहरा बनाए थे, बोले, हाँ हाँ आइए, मैं वहीं जा रहा हूँ। और लटका हुआ समूह लिए वे बड़े बड़े पग रखते चल दिए, नंगे पांव। समझ में नहीं आया कि मामला क्या है। कमरे का दरवाजा खुला था, काफी चप्पल जूते बाहर पड़े थे। सहसा बड़ी बोझिलता महसूस हुई। डरते डरते अंदर झांका तो किसी का मृत शरीर जमीन पर रखा था। गीता का पाठ हो रहा था। मृत व्यक्ति कोई और नहीं, वरदा राजन ही थे, जिनकी हार्ट फेल से उसी दिन मृत्यु हो गई थी। जिन वरदा राजन को मैं ढूंढ रहा था वे कोई और वरदा राजन थे, पर अब कोई चारा नहीं था। जबरदस्ती उनकी शोक सभा में करीब 2 घंटे बैठना पड़ा। और एक दिन तो और भी गजब हो गया। जब हम जा रहे थे, एक दूसरी जगह शानदार बगीचा, रंग बिरंगी रोशनियां वातावरण को रोमानी बना रही थी। अंदर कमरे में कह लग रहे थे। बाहर लंबी चौड़ी देसी और विदेशी कारें। नीचे बरामदे में एक और पंडित जी गृहस्वामिनी को कोई कथा सुना रहे थे। दरबान से पता चल गया था कि मकान किसका है। इतने में गृहस्वामी भी बाहर आ गए। पूछने लगे, कहिए कैसे आए? शायद उन्हें किसी और की गलतफहमी हो गई थी। जी मेरा नाम अशोक भाई है, ने बताया कि 15,000 रुपए का इंतजाम रखें। गृहस्वामी ब्रोकर था उस व्यक्ति के जिसके यहाँ छापा पड़ने वाला था।
ये जानकारी थी कि अधिकारी के पास, और इस प्रकार बहुत से कागजात बाद में छापे में वहां मिले भी। कभी कभी परिस्थितियां सम हो जाती हैं, कभी विषम। एक बार जब आयकर अधिकारी तलाशी लेने किसी के घर पहुंचे, तब वहां बड़ी चहल पहल हो रही थी। प्रवेश द्वार पर ही द्वारपाल ने सलाम ठोका। सभी आश्चर्यचकित कि यह मामला क्या है। बात यह थी कि उस दिन गृहस्वामी ने कुछ लोगों को चाय पर बुलाया था, इसलिए दरबान इन लोगों को भी आगत मेहमान समझकर आदर पूर्वक अंदर ले गया। बाद में जब गृहस्वामी को पता चला कि ये तलाशी लेने आए आयकर अधिकारी हैं, तब तक सब अंदर पहुंच ही चुके थे। दरबान की बाद में क्या हालत हुई होगी, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। एक दिन हम लोग कालवा देवी जा रहे थे। वहां अधिकतर ज्वेलर्स की दुकानें हैं। ठाकुर ने दूर से एक आदमी को दिखाते हुए पूछा, इन्हें जानती हो? कौन है ये? मैंने देखा। दूर पर एक व्यक्ति पुरबिया पोशाक में, घुटनों तक मैली धोती बांधे, कंधे पर लाल अंगोछा लटकाए, बिल्कुल पुरबिया भैया बना बिल्डिंग के चौकीदार से बात कर रहा था। मैंने कहा, किसका नौकर है? मैं तो नहीं जानती। ठाकुर हंसने लगे, बोले, ये अपना जेपी है। रेकी में अक्सर भेष बदलकर भी पता लगाना पड़ता है कि जिससे शक ना हो। फिर तो ये हाल हो गया कि जहां मैं किसी को लाल रुमाल और गंजी बनियान पहने पुरबिया भेष में या चना जोर गरम बेचने वाले को देखती, मुझे लगता ये आयकर अधिकारी ही है। तलाशियों के आधार पर छापे सफल हो जाते तो उस दिन सबके चेहरे बड़े खिले खिले दिखाई देते। नाकामयाबी होती तो चेहरों का रंग ही उतर जाता। तब मैं समझाती इन्हें, भाग्य का भी तो खेल होता है। असफलता सफलता में से एक ही तो हासिल होगी। अगर सफलता तुम्हें मिली है तो असफलता निराशा कौन सहेगा? फूल लेना है तो कांटे भी लेने ही पड़ेंगे। ठाकुर कहते, हाँ ये बात तो है, जहाँ छापा पड़ता है वहाँ कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। कई बार तो रास्ता खुद चलकर आ जाता है। तब थोड़ी सी बुद्धि लगाने से बिगड़ता काम भी बन जाता है। यही भाग्य का खेल है। वह कैसे? मैंने पूछा। वह ऐसे कि जब तलाशी जारी होती है तब नई जगहों का पता चल जाता है। उस समय उन नई जगहों की टोह लेना बहुत कठिन होता है, क्योंकि तब लोग काफी सतर्क हो चुके होते हैं। ऐसी ही एक बार एक जगह तलाशी लेने गए थे। तलाशी रात के 3 बजे तक चलती रही, पर कुछ नहीं मिला। जिनके घर तलाशी हो रही थी वे बड़े प्रसन्न थे। जब अधिकारियों की टीम वापस जाने लगी तब उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि वे रात के 3 बजे वापस कैसे जाएंगे। उतनी रात टैक्सी मिलना सहज नहीं था। अपनी उदारता दर्शाते हुए उन्होंने कहा कि उनका ड्राइवर उन लोगों को घर तक छोड़ आएगा। मैं बोली, पर आप लोग तो तलाशी भुगत रहे व्यक्ति के यहाँ की किसी चीज का उपयोग नहीं कर सकते, यहाँ तक कि चाय नाश्ता भी नहीं लेते, और लेना भी नहीं चाहिए। क्या पता कुछ उल्टा सीधा खिला दे। ठाकुर बोले, अमूमन तो ऐसा ही होता है, हम लोग कोई सहायता नहीं लेते। पर उस दिन हमने सोचा शायद भगवान ही अवसर दे रहा था, जब हम अपनी असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। हमने उनकी ड्राइवर वाली गाड़ी ले ली। फिर क्या हुआ? क्या गाड़ी में माल रखा था? मैंने पूछा। गाड़ी में माल होता तो क्या वह गाड़ी हमें देता? इन्होंने कहा, क्यों नहीं, उस समय तो गाड़ी सबसे सुरक्षित जगह थी। तुम लोगों को क्या पता कि माल गाड़ी में है? डिक्की तो बंद थी, तुम लोग उसे खुलवाते ही क्यों? ऐसा ही हुआ होगा। नहीं, कुछ दूर जाने पर ड्राइवर से मित्रता हो गई। ड्राइवर भी बात करने के मूड में था। हम लोगों ने आपस में सलाह की और ड्राइवर को सुनाते हुए कहा, आज का दिन तो बड़ा खराब रहा, कुछ भी नहीं मिला। ड्राइवर बोला, जब से आप लोग शहर में धांधली मचाए हैं, 3 बक्सा तो हमरा सेठ जी यहाँ से हटाए दीन हैं। सब लोगों के कान खड़े हुए, एक दूसरे की ओर देखा।
आंखों आंखों में बात हुई। स्पष्ट था कि ड्राइवर बहुत कुछ जानता था और बताने के मूड में भी था। रास्ते में एक चाय के स्टॉल पर गाड़ी रुकवाई। ड्राइवर साहब की खातिर तवज्जो की गई। काफी ऊंच नीच समझाया गया। तब वह बोला, साहब घर तो हम दिखा सके थन, जहां बक्सा ले गए हैं। मुलाऊ मकान का नाम हमका मालूम नहीं है। अधिकारी समझ गए कि ड्राइवर कच्ची गोली नहीं खेला है। अब जब बात उसके मुंह से निकल ही गई है तब कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा। वह इस बात पर राजी हुआ कि दूसरे दिन सुबह 7:30 बजे जब वह मालिक के बच्चों को छोड़ने हिल ग्रेंज स्कूल जाएगा, उस समय यदि गाड़ी में और कोई नहीं होगा तो वह मकान दिखा देगा। सब लोगों ने रात किसी तरह काटी और सुबह से ही हिल ग्रेंज स्कूल के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। ड्राइवर ठीक समय पर आया। गाड़ी में और कोई नहीं था।